हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी पीवाईक्यू के बारे में। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, पेपर आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक पार्ट में आपका सब्जेक्ट आता है और सेकंड पार्ट में आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाती है। तो दोनों का जो रेशियो होता है 50-50 होता है, ठीक है। 50 आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होता है और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड किया हुआ होता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूँ कि पीएचडी के जो पीवाईक्यू पेपर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने सोल्व करवा रखे हैं करीब 55 से 60 यूनिवर्सिटी के। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट पे आपको पीएचडी के जो पीवाईक्यू पेपर हैं वो मिल जाएंगे, इसी चैनल पे है। और इस जो वीडियोस है इनकी लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आपको। और पीपीटी पीडीएफ वगैरह सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो पीएचडी की डिस्कशन भी वहाँ पे होती है कि प्रपोजल कैसे बनाए, थीसिस कैसे बनाए। तो सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाएगी, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आप जरूर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग देखना, बाकी मैं हिंदी मीडियम वाले जो है हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ूंगी। तो अनुसंधान का मतलब क्या है कि रिसर्च इज, तो रिसर्च क्या है? बार बार खोजना, किसी समस्या का समाधान खोजना, किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना, यादृच्छिक तरीके से काम करना, इस उम्मीद में कि भाग्य खुल जाएगा। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका है 3 ऑप्शन। किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। वैज्ञानिक तरीके से मतलब रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके रिसर्च किया जाता है कि हमें जो डाटा कलेक्ट करना है, जहाँ पे जिस फील्ड में कहाँ कब और कैसे हमें डाटा कलेक्ट करना है, उसकी एक रूपरेखा बना के साइंटिफिक तरीके से आंकड़ों को जुटाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा और चलो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से पढ़िए कि किसी भी शोध की गहराई का नाप निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो किसी भी शोध की गहराई का नाप है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो शोध के शीर्षक से, अनुसंधान उद्देश्यों से, अनुसंधान की अवधि से, या फिर अनुसंधान के कुल व्यय द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपके सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा अनुसंधान के उद्देश्य से, कि उस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पज से आप रिसर्च करना चाहते हो, तो वो सबसे मेन चीज़ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उद्देश्य, अनुसंधान के उद्देश्य हैं। इससे पता चलता है कि रिसर्च कितना डेप्थ में किया गया है, कितनी गहराई से किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगर आपको टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है यहाँ पे कि किसी भी शोध कार्यक्रम के प्रारंभ के प्रथम 2 चरण होते हैं। तो प्रथम जो चरण है वो कौन कौन से होते हैं? अनुसंधान समस्या की पहचान, या फिर व्यापक साहित्य सर्वेक्षण, या फिर डेटा एकत्रित करना, या तत्पश्चात उसका विश्लेषण करना। डेटा संग्रहण के बाद साहित्य सर्वेक्षण करना, कोई भी नहीं। ये दोनों चीज़ें आपको देखिए बिल्कुल लास्ट की स्टेप है। ये डेटा कलेक्ट हम करेंगे लिटरेचर रिव्यू के बाद में, पहले समस्या का पता लगाएंगे, फिर उसके लिए लिटरेचर साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम अनुसंधान की समस्या का पता लगाएंगे कि समस्या क्या है, और फिर उसके लिए जो साहित्य है, साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे, व्यापक साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम प्रोसेस करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट राइट करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। चलो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। जो मौजूदा साहित्य है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास संदर्भों की एक लंबी सूची हो, या फिर क्योंकि इसके बिना आवश्यक शब्द गणना प्राप्त नहीं हो पाती, या फिर आपकी रुचि के रिसर्च क्षेत्र की मौजूद जानकारी ज्ञात करने के लिए, या फिर आपके सामान्य अध्ययन में मदद करने के लिए। तो क्या किया जाता है कि मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों होती है? साहित्य समीक्षा, एक रिसर्च में साहित्य समीक्षा करना क्यों आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि आपकी रुचि के रिसर्च क्षेत्र में की मौजूद जानकारी ज्ञात करने के
लिए कि आप जिस फील्ड में रिसर्च करने में रुचि रखते हैं उस फील्ड में कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं, क्या क्या वर्क हो चुका है, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए मौजूदा जो पहले से सेकेंडरी डाटा आपके पास में अवेलेबल है उन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, साहित्य सर्वेक्षण करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल है और 4th नंबर का ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि अनुसंधान लक्ष्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के डिजाइन और अध्ययन के अपेक्षित परिणामों को प्रस्तुत करने वाला औपचारिक दस्तावेज कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुसंधान डिजाइन, अनुसंधान प्रस्ताव, अनुसंधान परिकल्पना और अनुसंधान रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अनुसंधान प्रस्ताव। क्या पूछा गया है, अनुसंधान लक्ष्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन और अध्ययन के अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने वाला औपचारिक जो दस्तावेज है वो आपका अनुसंधान प्रस्ताव कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यहाँ पे कि शोध प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या हैं। शोध प्रक्रिया के जो मेन एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो क्या हैं। परिचय, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशें। कार्यकारी सारांश, ये तो पहले ही गलत हो गया। अनुसंधान योजना, अनुसंधान डेटा विश्लेषण और संदर्भ। परिचय, साहित्य समीक्षा, अनुसंधान क्रियाविधि और परिणाम और चर्चा और निष्कर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन। सबसे पहले क्या किया जाता है, परिचय आइडेंटिफिकेशन, फिर आपकी जो साहित्य समीक्षा है वो की जाती है, उसके बाद में अनुसंधान क्रियाविधि की जाती है, फिर उसके माध्यम से क्या होते हैं, परिणाम आते हैं, परिणाम के बाद में उन परिणामों पर चर्चा की जाती है, चर्चा के बाद में फाइनल जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो निकाला जाता है कि इस रिसर्च का फाइनल जो निष्कर्ष है वो क्या निकला है। तो ये आपकी सीक्वेंस हो जाएगी यहाँ पे किसकी, शोध प्रक्रिया के जो मुख्य तत्व होते हैं। शोध प्रक्रिया कौन कौन से मुख्य तत्वों से मिलकर की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रोसेस हो सकती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अनुसंधान उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं उनके संबंध में आपको ये कथन दे रखे हैं, इनमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला कथन है आपका यहाँ की, अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त किए जाते हैं निवेश पर उचित रिटर्न प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आय प्रदान करेंगे। अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त होते हैं मार्केटिंग अनुसंधान विभाग की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेंगे, या फिर अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त किए जाते हैं तो समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुसंधान के उद्देश्यों को शायद ही कभी प्राप्त किया जाता है। तो एक अनुसंधान जो उद्देश्य है उसके संबंध में इनमें से जो कथन सत्य है वो आपका है कौन सा कथन, कथन नंबर 3 आपका सही है कि अनुसंधान उद्देश्य जब प्राप्त किए जाते हैं तो समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का 3 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है यहाँ पे, रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी की डिग्री किसके आधार पर प्राप्त करते हैं। जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, रिसर्च करने वाले जो स्कॉलर होते हैं, एक्चुअल में जो रिसर्च वाले कैंडिडेट होते हैं उनको स्टूडेंट ना बोल के रिसर्च स्कॉलर बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी की डिग्री किसके आधार पर प्राप्त करते हैं। एक विद्वान के रूप में निश्चित वर्षों के पश्चात एक मौखिक परीक्षा विवा वॉइस उत्तीर्ण करने के आधार पर, एक विद्वान के रूप में कड़ी मेहनत के पश्चात एक मौखिक परीक्षा विवा वॉइस उत्तीर्ण करने के आधार पर, केवल न्यूनतम आवश्यकता उपस्थिति को पूरा करने के आधार पर, या फिर उनके शोधार्थी जिसका सकारात्मक मूल्यांकन के पश्चात एक मौखिक परीक्षा विवा वॉइस उत्तीर्ण करने के आधार पर। तो एक रिसर्च स्कॉलर जो है अपनी जो डिग्री प्राप्त करता है वो किसके माध्यम से करता है, तो वो अपनी डिग्री जो प्राप्त करता है वो करता है उनके शोधार्थी जिसका सकारात्मक मूल्यांकन के पश्चात एक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उसको क्या की जाती है, पीएचडी डिग्री प्रदान की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी शोध की गुणवत्ता का अनुमान निम्न में से किससे लगाया जा सकता है। शोध की जो गुणवत्ता होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसका अनुमान हम किससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पीयर रिव्यू जर्नल्स में शोध कार्य का प्रकाशन होने पर, स्थानीय समाचार पत्रों में शोध कार्य का प्रकाशन के आधार पर, या फिर लोकप्रिय पत्रिकाओं में शोध कार्य का प्रकाशन के आधार पर, या फिर पोस्टर प्रस्तुतियों के आधार पर। तो किसके माध्यम से आप शोध की गुणवत्ता का अनुमान लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीयर रिव्यू जर्नल्स में शोध कार्य का प्रकाशन होने पर। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम यहाँ पे देखिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को पूछा गया है यहाँ पे कि विज्ञान में अनुसंधान में डाटा संग्रहण में आमतौर पर शामिल है। जो विज्ञान विषय है उसमें अनुसंधान में डाटा संग्रहण में आमतौर पर क्या क्या शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रायोगिक डेटा का संगणना, व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से सर्वेक्षण, टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम से सर्वेक्षण, डाक द्वारा प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रायोगिक डेटा का संगणना। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को शोध कार्य का एक हिस्सा माना जाता है। तो कौन सी ऐसी एक एक्टिविटी है जिसको हम शोध कार्य का हिस्सा मानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन। क्या बताया गया है, एक अप्रकाशित एवं नवीन सिद्धांत या गणितीय मॉडल बनाना और प्रस्तावित करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम वाले देखिए कि एक शोधकर्ता हमेशा अपना काम एक महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाले जर्नल में प्रकाशित करना चाहता है। जर्नल की गुणवत्ता की पहचान निम्न के आधार पर हो सकती है। पत्रिका के प्रत्येक अंक की बिक्री लागत इम्पैक्ट फैक्टर पर जितना अधिक होगा, पत्रिका उतनी ही बेहतर होगी। प्रत्येक प्रकाशन के लिए लिया गया शुल्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक शोधकर्ता हमेशा अपना काम एक महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाले जर्नल में प्रकाशित करना चाहता है। जर्नल की गुणवत्ता की पहचान निम्न में से किस आधार पर हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर पर जितना अधिक होगा, पत्रिका उतनी ही बेहतर होगी। तो करेक्ट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो पूछा गया है कि एक शोध पत्र में अन्य बातों के अलावा शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शोध कार्य के उपलब्धियों का वर्णन। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर कि एक शोध प्रस्ताव शामिल है, एक अच्छी तरह से लिखी गई काल्पनिक कहानी और एक दैनिक अनुसंधान गतिविधि की एक सूची। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक शोध कार्य के उपलब्धियों का वर्णन क्या होगा, एक शोध पत्र में अन्य बातों के अलावा शामिल होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पत्रिका आमतौर पर उसी शोध पेपर को प्रकाशित करता है जिसका प्रकाशन शुल्क जमा हुआ हो, स्वतंत्र विषयों द्वारा इसकी समीक्षा और सिफारिश की गई हो, बशर्ते पेपर अच्छी तरह से लिखा गया हो, कंटेंट कैसा भी हो, और बशर्ते लेखक गवाही दे कि पेपर स्वीकार किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन कि बशर्ते लेखक गवाही दे कि पेपर स्वीकार किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि वह शोध कार्य जिसका उद्देश्य समाज या औद्योगिक संगठन के सामने आने वाली एक व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजना
है वह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है अनुभवजन्य अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और यहाँ पे है वैचारिक अनुसंधान और एप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पे एप्लाइड रिसर्च करेक्ट क्यों हो रहा है, यहाँ पे वह शोध कार्य जिसका उद्देश्य समाज या औद्योगिक संगठन के सामने आने वाली एक व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन रिसर्च कहलाएगा वो। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। 16 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वह अनुसंधान जो एक ठोस सिद्धांत के निर्माण पर आधारित हो कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा आपका एप्लाइड रिसर्च, अनुभवजन्य अनुसंधान या फिर सैद्धांतिक और मौलिक अनुसंधान या फिर वैचारिक अनुसंधान। तो वह अनुसंधान जो ठोस सिद्धांत के निर्माण पर आधारित है तो वो क्या कहलाएगा, यह सैद्धांतिक मौलिक अनुसंधान कहलाएगा। 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, 17 नंबर में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि एक प्रकार का सिद्धांत जो ठोस बुनियादी विज्ञान पर आधारित नहीं है। ठीक है, नहीं है लेकिन कुछ अवलोकन योग्य या प्रयोगात्मक घटना की व्याख्या करने का प्रबंधन करता है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो होगा अनुभवजन्य अनुसंधान होगा। यहाँ पे बता रहेगा ठोस बुनियादी विज्ञान पर आधारित नहीं है लेकिन वह कुछ अवलोकन योग्य या प्रयोगात्मक घटना की व्याख्या करने का प्रबंध करता है। तो यहाँ पे देखो अवलोकन योग्य है तो वो अनुभवजन्य अनुसंधान होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली। 17 का 2 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे अनुसंधान जिसमें सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए सांख्यिकीय, गणितीय, कंप्यूटेशन तकनीक को लागू किया जाता है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा एप्लाइड रिसर्च, अनुभवजन्य अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान। तो करेक्ट आंसर आपका 18 का होगा 4 ऑप्शन, मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा फीडबैक लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो क्योंकि आपको रेस्पॉन्स दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में पूछा गया है कि अनुसंधान समस्या का निरूपण वह चरण है जिसमें डेटा एकत्रित किया जाता है, साहित्य की समीक्षा की जाती है और साहित्य की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट आपका है अनुसंधान समस्या की पहचान की जाती है और अनुसंधान उपकरणों की पहचान की जाती है और उन्हें तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान समस्या का निरूपण वह चरण है जिसमें, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें, जिसमें अनुसंधान समस्या की पहचान की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 3rd यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि किस शोध पत्र या रिपोर्ट के अंत में संदर्भों या ग्रंथों की सूची जोड़े जाने का कारण है। पेपर या रिपोर्ट में पृष्ठों की संख्या बढ़ाने के लिए है, पाठकों को आगे के शोध के लिए संदर्भ प्रदान करना, यह साबित करने के लिए कि काम वास्तविक है, यह साबित करने के लिए कि लेखकों ने साहित्य का सर्वेक्षण किया है। तो क्या पूछा गया है कि किसी शोध में पत्र का या रिपोर्ट के अंत में संदर्भों या ग्रंथों की सूची जोड़े जाने का कारण है। तो उसका कारण जो है, उसका कारण बताया गया है यहाँ पे पाठकों को आगे के शोध के लिए संदर्भ प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 2nd ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका 2nd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पाठकों को आगे के शोध के लिए संदर्भ प्रदान करना किसी शोध या रिपोर्ट पत्र के अंत में संदर्भों या ग्रंथों की सूची को जोड़ने का एक मेन कारण है कि जो रिसर्चर आगे फ्यूचर में जो रिसर्च करेंगे उनकी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 2nd ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, एक शोध लेख या पेपर निम्नलिखित में से किस के साथ शुरू होता है। एक जो शोध लेख है या ये शोध पेपर बोल सकते हैं उसको, निम्न में से किसके साथ शुरू होता है, सार के साथ में, संदर्भ के साथ में या प्रस्तावना के साथ में या निष्कर्ष के साथ में। तो कितना इजी क्वेश्चन है कि एक जो शोध है पेपर हो वो किसके साथ में शुरू होता है। तो यह शुरू होता है सार के साथ में।
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो है इसके साथ में शुरू होता है। आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप रिसर्च में सबसे पहले बताएंगे कि हम जो रिसर्च करने चाहते हैं उसमें ये चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको उसका सार प्रेजेंट करना होगा शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में आप अपना पेपर शुरू करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपने जो मास्टर डिग्री है वो ऐसी यूनिवर्सिटी से की है जो डिजिटेशन वर्क करवाती है, विवा वॉइस करवाती है, ठीक है। अपने सेमेस्टर के माध्यम से आपका 3rd और 4th सेमेस्टर में आपका विवा वॉइस और डिजिटेशन वर्क होता है, तो वो एक शॉर्ट में PhD रिसर्च ही होती है, एक छोटे लेवल पे होती है जिसको डिजिटेशन कहा जाता है। उसकी लिमिट होती है वर्ड्स की, 100 के आसपास उसके पेजेस होते हैं। तो वो आपका वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार से रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे देखिए रिसर्च डिजाइन इज, तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो अनुसंधान डिजाइन है, तो अनुसंधान डिजाइन क्या है? संदर्भ एकत्रित करना, अनुसंधान के क्षेत्र की पहचान करना, या आपका अनुसंधान के संचालन के लिए रूपरेखा तैयार करना। तो अनुसंधान डिजाइन किसे कहा जाता है? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुसंधान के संचालन की एक रूपरेखा जो तैयार की जाती है उसको अनुसंधान डिजाइन कहा जाता है। रिसर्च डिजाइन किसको कहा जाता है? कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हो उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि आप इस प्रकार से रिसर्च करना चाहते हो, डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, किस प्रकार से करोगे, कौन कौन से संसाधनों का उसमें यूज करोगे, कौन सी एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ये सारी आपकी रूपरेखा तैयार होती है। तो 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी रिपोर्ट में किए गए शोध कार्य की संक्षिप्त सारांश को निम्न कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सार, शीर्षक, परिणाम और चर्चा। क्या पूछा? रिपोर्ट में किए गए शोध कार्य के संक्षिप्त सारांश को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका सार, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है। इंग्लिश मीडियम वाले का क्वेश्चन यहाँ पे है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन इसके यहाँ पे हैं। तो देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि एक शोध लेख जो मूल कार्य नहीं है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से दूसरों से कॉपी किया गया है, तो उसको मतलब कैसा माना जाता है? कानून रूप से अनन्वय, अनैतिक, और इसे साहित्य चोरी कहा जाता है, जुर्माना बढ़ने के बाद भी अनुमति है, या फिर कोई नहीं। तो एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन अनैतिक है और इसे साहित्य चोरी कहा जाता है, ठीक है, प्लेजरिज्म जिसको कहा जाता है। अगर आप किसी का जो पुराना डाटा है वो लेते हैं और उसको आप जैसे होता है कि एक उनको इंक्लूड नहीं करते, आप बताते नहीं अपने रिसर्च में कि हमने जो डाटा लिया है वो यहाँ से लिया है, लेकिन आपके पास में 10% तक की ये होता है, परमिशन होती है एक तरह से यूजीसी के अकॉर्डिंग आप 10% तक अपना जो रिसर्च है वो दूसरों का रिसर्च, दूसरों का डाटा अपने रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% से अधिक है तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपका रिसर्च कैंसिल भी कर दिया जाता है। अगर आपका 50 से या 40 से अबाउ है और आपका जो है कुछ 6 महीने के लिए इसको आगे पोस्टपोन किया जाता है, आपकी थीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर आपको इन फ्यूचर के लिए बैन भी कर दिया जाता है। अगर आपका यूजीसी की जो लिमिट है 10%, 20 से लेके 30 तक, या फिर 30 से 40 तक, या फिर 40 से लेके 50 या 60 तक जो भी आपकी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपका डाटा नहीं है तो आपका रिसर्च थीसिस है वो कुछ टाइम के लिए या तो पोस्टपोन कर दिया जाता है या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाता है आगे की रिसर्च के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर का सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक आविष्कारक को देता है, आविष्कारक को देता है, क्या देता है? जमीन खरीदने या बेचने का अधिकार, आविष्कार, सर्जन का नियंत्रण, किसी भी संपत्ति का प्रबंधन, या फिर कोई नहीं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार एक आविष्कारक को देता है, क्या देता है? 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आविष्कारक, आविष्कार, सर्जन का नियंत्रण। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 25 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, मतलब हाफ पोर्शन हमने कवर कर लिया है। कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो आपके पास में कंटेंट पहुँच जाए। अपना बौद्धिक संपदा की रक्षा करने का एक तरीका है समाचार पत्र विज्ञापन, यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करना,
या फिर पेटेंट या फिर कोई नहीं। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, 26 नंबर का ये अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने का एक तरीका है पेटेंट। करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। किसका? 26 का 3 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि पत्रिका और पुस्तकों के प्रकाशक अपने पत्रों पुस्तकों को दोहराव को रोकते हैं, तो किसके माध्यम से वो रोकते हैं? कवर पर चेतावनी के संकेत, कॉपीराइट कानून के माध्यम से, या फिर प्ले कार्ड के माध्यम से, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, कॉपीराइट जो कानून है इसके माध्यम से वो अपने पुस्तकों का दोहराव या प्रकाशन को रोकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कॉपीराइट कानून, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन देखिए 28 नंबर और इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मापन उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला छोटा मान कहलाता है। तो छोटा मान क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट, शुद्धता, त्रुटि, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लिस्ट काउंट। करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य के बीच स्थित है। किसके बीच में स्थित है? आपको यहाँ पे बता रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 29 नंबर का 400 nm से 700 nm क्या है? प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य के बीच स्थित होता है। 400 से 700 के बीच में आपका ये स्थित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 चरणों के लिए आवर्धन M1 और M2 वाले 2 चरण यौगिक माइक्रोस्कोप का आवर्धन M है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, M बराबर M1 इंटू M2। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकती है, इंफ्रारेड लाइट को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकता है, या फिर हानिकारक अल्ट्रावायलेट प्रकाश को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकता है, या फिर सीधे ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर क्या है? 3 ऑप्शन की हानिकारक अल्ट्रावायलेट प्रकाश को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकता है। कौन? पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन है इसका कार्य है कि पृथ्वी पर जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं सीधा सूर्य से, उनको वो पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला CO2 और अन्य प्रदूषक गैसों को छोड़ते हैं। जो क्या छोड़ते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, पृथ्वी या हरियाली बढ़ाने के लिए नेतृत्व है, या फिर वैश्विक शीतलन का कारण बनता है जिसके परिणाम स्वरूप महासागरों का हिम होना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी पर हानिकारक हरियाली बढ़ाने के लिए नेतृत्व करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखिए आप 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो दिन के समय जो है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से नीला होता है, वायुमंडल में अणु मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश की नीली तरंगदैर्घ्य को बिखेरते हैं, या फिर बादल अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं जो नीला होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो 33 नंबर के करेक्ट आंसर आपका सेकंड है कि वायुमंडल में अणु मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश की नीली तरंगदैर्घ्य को बिखेरते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक मुख्य रूप है जिसे मापा जा सकता है।
पाउंड में, वाट्स में या फिर वाट घंटे में। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो ऊष्मा ऊर्जा है ये आपके गलत ऑप्शन है, ऊष्मा ऊर्जा को आप कैलोरी में मापेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है यहाँ पे कि विद्युत की एक इकाई बराबर होती है। तो विद्युत की जो एक इकाई है वो 1 वाट, 1 वाट, 100 वाट, 1 वाट, 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 वाट घंटा। तो विद्युत की जो एक इकाई है वो आपकी बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो वो आपकी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्य के चारों ओर डेटा के फैलाव का वर्णन करने के लिए किस सांख्यिकीय माप का उपयोग किया जाता है? मध्यिका का, मोड का, प्रसरण का या फिर तिरछापन का? किसके बारे में? फैलाव के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? फैलाव के बारे में, डिस्पर्सन के बारे में पूछा गया है। तो किसके माध्यम से हम देखते हैं कि कितना फैलाव है? तो करेक्ट आंसर आपका 36 का हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन। प्रसरण जो है वेरियांस के माध्यम से हम देखते हैं कि माध्य के चारों ओर डेटा के फैलाव का वर्णन करने के लिए प्रसरण का उपयोग करते हैं। सांख्यिकीय माप है प्रसरण, इसके माध्यम से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि 2 समूह के बीच साधनों की तुलना करने के लिए किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है? काई स्क्वायर परीक्षण का, टी परीक्षण का, जेड परीक्षण का या फिर कोई परीक्षण नहीं? 2 समूह के बीच में संसाधनों की जो तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, वो सांख्यिकीय परीक्षण का, उसमें किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। टी जो परीक्षण होता है इसका प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए, ठीक है। और जो काई स्क्वायर परीक्षण है ये किया जाता है गुडनेस ऑफ फिट के माध्यम से। और जो जेड परीक्षण है ये आपका सबसे बड़ा मान इसका 30 से अधिक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। क्या कौन सा हो जाएगा? 37 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टी परीक्षण। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है 37 नंबर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि एक सामान्य वितरण में मोटे तौर पर डेटा का कितना प्रतिशत माध्य के एक मानक विचलन के भीतर आता है? 0.45, 0.50, 0.5, 0.68, 0.95। तो क्या पूछा गया है कि एक सामान्य वितरण में मोटे तौर पर डेटा का कितना प्रतिशत माध्य के एक मानक विचलन के भीतर आता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 नंबर का 3 ऑप्शन 0.68 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 39 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है यहाँ पे कि सामान्य वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सामान्य वितरण के माध्यम से आपका कौन सा कथन सत्य है कि यह एक असतत संभाव्यता वितरण है, माध्य, मध्यिका और बहुलक बराबर है, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल हमेशा 1 से कम होता है, या फिर यह या तो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से तिरछा है। तो सामान्य वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य होगा? तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माध्य, मध्यिका और बहुलक बराबर है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में परिकल्पना परीक्षण में पी वैल्यू शब्द क्या क्या अर्थ है? जो पी वैल्यू शब्द है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है? प्रायिकता मान, जनसंख्या मान, प्रतिशत मान और शक्ति मान, शक्ति मूल्य। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायिकता माप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू होती है इसको इसको क्या कहा जाता है? इसको पी वैल्यू शब्द कहा जाता है, पी वैल्यू इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये प्रायिकता मान होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे? क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले आपका क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे आपके ऑप्शन है बाकी बचे हुए। तो 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि शब्द
मानक विचलन सांख्यिकीय में क्या दर्शाता है? तो मानक विचलन सांख्यिकीय में डेटा सेट का औसत मूल्य, डेटा सेट में उच्चतम से और निम्नतम मानों के बीच का जो अंतर है वो, या फिर माध्य के चारों ओर डेटा बिंदुओं का प्रसरण या फैलाव, या फिर डाटा बिंदुओं का अनुपात जो एक मानक विचलन के भीतर आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्द मानक विचलन सांख्यिकीय में क्या दर्शाता है? तो मानक विचलन आपका जो है ये दर्शाता है, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका दर्शाता है कि माध्य के चारों ओर डेटा बिंदुओं का प्रसार या फैलाव कितना है। किसके माध्यम से पता लगता है? ये मानक विचलन के माध्यम से। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से, 42 नंबर में पूछा गया है कि डेटा के दिए गए सेट के लिए एक छोटा मानक विचलन का अर्थ है। तो डेटा के दिए गए सेट के लिए एक छोटा मानक विचलन का अर्थ है, क्या अर्थ है कि डेटा को माध्य के चारों ओर कसकर क्लस्टर किया जाता है, या फिर अध्ययन के लिए डेटा बिंदुओं की संख्या पर्याप्त है, या फिर अध्ययन के लिए डेटा बिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है, या फिर डेटा की सीमा शून्य है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि डेटा के माध्य के चारों ओर कसकर क्लस्टर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, आप भी अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम तो मिक्स में पेपर को देखा करें। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए नहीं करवाती क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मैम दोनों लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप एक लैंग्वेज में करवाइए। तो मैं हिंदी लैंग्वेज के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, हिंदी में उनको पढ़ना होता है, तो मैं हिंदी लेके आती हूँ। बाकी इंग्लिश वाले थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है अगर मैं पेपर इंग्लिश में सॉल्व करवाती हूँ। तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, और थोड़ा सा आई थिंक फैन की भी आपके पास में आवाज़ आएगी, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, आप ओनली अपनी स्टडी पर फोकस करना। मैं क्या बोल रही हूँ उस चीज़ में फोकस करो, बाकी जो शोर हो रहा है वो गर्मी है, मुझे भी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वजह से वीडियोस भी कम आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा ऐसे रहता है। तो सिटी में थोड़ा सा मैनेज करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, तो थोड़ा सा अभी सेटअप वगैरह थोड़ा सा आउटसाइड हूँ मैं, तो दिक्कत हो रही है मुझे भी, और आई थिंक आप अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आप अपने कंटेंट पे फोकस करिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना परीक्षण में जेड परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जेड परीक्षण का जो उद्देश्य है कि दो स्वतंत्र चरों के साधनों की तुलना करने के लिए, दो युग्मित समूह के साधनों की तुलना करने के लिए, या फिर 3 या अधिक स्वतंत्र समूह के साधनों की तुलना करना, या फिर किसी जनसंख्या के समूह की तुलना उस जनसंख्या के भीतर किसी नमूने के माध्यम से करना। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन, कि किसी जनसंख्या के माध्य की तुलना उस जनसंख्या के भीतर किसी नमूने के माध्यम से करना ही आपका परिकल्पना परीक्षण में जेड परीक्षण का ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि काई स्क्वायर परीक्षण में शून्य परिकल्पना क्या बताती है। तो शून्य परिकल्पना आपकी बताती है कि प्रेक्षित और अप्रेक्षित आवृत्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, या फिर प्रेक्षित और अप्रेक्षित आवृत्तियों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, या फिर जनसंख्या अनुपात नमूना अनुपात के बराबर है, या फिर जनसंख्या माध्य प्रतिदर्श माध्य के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रेक्षित और अप्रेक्षित आवृत्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले अपना पेपर देखिए, यहाँ से अपना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पेज पे हिंदी में आपका पेपर है यहाँ पे कि काई स्क्वायर परीक्षण में ची स्क्वायर आंकड़ा क्या दर्शाता है। जो काई स्क्वायर परीक्षण है इसमें ची स्क्वायर जो है काई स्क्वायर आंकड़ा है वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है टाइप 1 त्रुटि की संभावना, या फिर प्रभाव आकार का माप, या फिर प्रेक्षित और अप्रत्याशित आवृत्तियों के बीच का अंतर, और टाइप 2 त्रुटि की प्रायिकता। तो यहाँ पे जो काई स्क्वायर परीक्षण है, ये जो ची स्क्वायर बताया इसने काई स्क्वायर आंकड़ा है वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रेक्षित और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको ची परीक्षण आपका जो आंकड़ा है ये दर्शाता है। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का।
3 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो श्रेणी बहुचरों के बीच संबंध या लिंक का विश्लेषण करने के लिए किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है। टी परीक्षण का, काई वर्ग परीक्षण का, जेड परीक्षण का, तो किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका करेक्ट आंसर आपका काई वर्ग परीक्षण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। इस टॉपिक से देखो कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपकी जो एग्जाम है इसमें भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। कम से कम 60% पेपर जो है वो आपका PYQ से रिपीट होता है। बाकी चीज़ें आपकी अगर आप PYQ कर लोगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इनसे बार आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, इन क्वेश्चनों से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये PYQ पेपर जो मैंने सोल्व करवाए हैं ये अच्छे से कर लो। आपकी 60 के आसपास क्लासें हैं, 55 या 60 के आसपास क्लासें हैं, तो आप 60 अगर पेपर कर लेते हो PYQ तो आराम से डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी आराम से आप 80% से 90% स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो का जो फीडबैक है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से प्रोवाइड करवाओगे। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो वो भी मुझे बताना, ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। अगर कोई कमी है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँ। ठीक है, आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी मीडियम वाले। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया कि एक तरफ के कई अध्ययनों के परिणाम के लिए विश्लेषण और संयोजन की एक सांख्यिकीय प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। मेटा विश्लेषण, सहसंबंध विश्लेषण या फिर प्रतिपगमन विश्लेषण या फिर त्रुटि विश्लेषण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना आकार काफ़ी बड़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि मेटा विश्लेषण, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, गला एकदम सूख गया है। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो निरंतर चर के बीच एक रैखिक संबंध की ताकत और दिशा का वर्णन करने के लिए किस सांख्यिकीय माप का उपयोग किया जाता है। मध्यिका का, मोड का, सहसंबंध गुणांक का या फिर मानक विचलन का। तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सहसंबंध गुणांक। 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अनुसंधान में पायलट अध्ययन है। तो अनुसंधान में पायलट अध्ययन क्या है। पायलट स्टडी इन रिसर्च इज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। पायलट स्टडी आप किसको कहेंगे, कौन सा होता है पायलट अध्ययन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा पायलट स्टडी के बारे में। तो 49 में पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ऑप्शंस कौन सा इनमें सही हो जाता है कि एक परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये आप देखिए। 50 क्वेश्चन में पूछा गया है कि नैदानिक परीक्षण में ब्लेडिंग करने का क्या उद्देश्य क्या है। तो 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नैदानिक जो परीक्षण है इसमें ब्लेडिंग करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, शोधकर्ता को निष्पक्ष रखना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका जूलॉजी का पेपर था, लेकिन सिलेबस काफ़ी अच्छा आपका कवर किया गया था इसमें, और जूलॉजी का भी पेपर मेरे पास में अवेलेबल है, इसी पेपर का है। ठीक है, इसी सीरीज़ का पेपर है। तो अगर आपको जूलॉजी का पेपर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या फिर सॉल्व भी करवा दिया जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से, और जो भी है कमियाँ हैं, जो भी है अच्छा है वैसा फीडबैक मेरे को प्रोवाइड करवाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करो, वहाँ पर PhD के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट है डिस्कस करते हैं, वहाँ से आपको और भी अच्छा नॉलेज मिलेगी। उम्मीद है मुझे कि आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे और अच्छा डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलर भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, डीमोटिवेट मत रहिए, अपने गोल को चेंज मत कीजिए। अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाई होते हैं, 2 बार होते हैं, 3 बार होते हैं, अगर आप फेल हो रहे हैं, फेलियर का जब तक सामना नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। तो फेलियर आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको सफल बनना है। फेलियर के बाद में ही एक सक्सेसफुल होती है, सक्सेसफुल मिलती है फेलियर के बाद में ही। बार बार फेल होंगे कोई बात नहीं, हम इतना ही मजबूत होंगे। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।